ओके, सो आज हम लोग को पढ़ना था क्या, अकाउंटिंग में आगे बढ़ना था। वो क्या था, डेफिनेशन हम लोग की चल रही थी। तो डेफिनेशन में हम लोग ने क्या पढ़ लिया था क्लासिफाइंग में। हाँ, अगर हम लोग बात करें, हम लोग ने पढ़ लिया था मोटे मोटे पॉइंट्स में बता दो कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है ना, क्यों कहा जाता है आर्ट, इसका मतलब हम लोग ने समझ लिया था। क्योंकि आर्ट में हम लोग रियलिस्टिक चीजें भी दिखाते हैं, काल्पनिक चीजें भी दिखाते हैं, इसलिए हम लोग इसको आर्ट बोलते हैं। हालांकि बहुत से राइटर्स ने ये भी लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, अब चलिए देखिए, बात कर रहे थे हम लोग इसकी आर्ट के, आर्ट का मतलब हम लोग समझ लिया था। कई राइटर्स ने ये लिखा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। वो भी सही है, तो साइंस कैसे सही हो सकता है, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला है, इसमें भी एक स्टेप होता है, सिस्टमैटिक मैनर होता है, एक के बाद एक स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है ना। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हाँ, मैं उस दिन बता नहीं पा रहा था कि कौन से राइटर के हम लोग ये मतलब किसकी हम लोग डेफिनेशन ये पढ़ रहे हैं। ये डेफिनेशन बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था AICPA की, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। हम लोग ने इनकी डेफिनेशन को कवर किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनकी डेफिनेशन को अगर समझें AICPA की, तो इन्होंने बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। ओके, तो व्हाट इज आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग किसे कहता है। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, पहचानना। तो हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफाइंग की, कि आइडेंटिफाइंग कैसे करेंगे। कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए। अगर 2 लोग वहां पे हैं, दैट मीन्स क्या, वहां पे पॉसिबिलिटी है ट्रांजेक्शन की। ठीक है, ये होता है क्या, मेजरिंग। नाउ व्हाट इज मेजरिंग, मेजरिंग क्या होता है। तो मेजरिंग का मतलब क्या होता है, मनी मेजरमेंट। भाई 2 लोग खड़े हैं, ट्रांजेक्शन की पॉसिबिलिटी है, बेशक है। अब क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी। अगर मनी इन्वॉल्व है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, उस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सही है। अब जाहिर सी बात है, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, वेयर। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम एक कॉपी यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर मैनुअल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू गाइस। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते क्या है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जर्नल, या फिर क्या कहते हैं, डेबो। ठीक है, तो जर्नल कहते हैं या फिर कह लो डेबो कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, फिर क्या होता है, रिकॉर्डिंग होगी, देन क्लासिफाइंग। नाउ व्हाट इज क्लासिफाइंग, हमने आइडेंटिफाई किया 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो उसमें मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, मनी या मनी वर्थ कोई भी चीज। फिर हम उसे क्या करते हैं, कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसको हम जर्नल कहते हैं, डेबुक कहते हैं। फिर इसके बाद हम क्लासिफाइंग करते हैं। नॉर्मली क्लासिफाइंग हम कब करते हैं, नॉर्मली हम लोग क्लासिफाइंग कब करते हैं, मंथ के एंड में, बिल्कुल सही। नॉर्मली हम लोग क्लासिफाइंग कब करते हैं, मंथ के एंड में हम लोग क्लासिफाइंग करते हैं। ठीक है, और जब क्लासिफाइंग करते हैं तो इसमें क्या चीज होती है, बेसिकली हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि भाई बंदे का बैलेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मेरी दुकान है और आप सब लोग कस्टमर हो मेरे, और आप सभी लोग उधार लेके जाते हो डिफरेंट डिफरेंट डेज पे, तो मुझे देखना है ना कल को कितना पैसा क्या है, किसका पेंडिंग है, बैलेंस है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अमित का अलग बनाना होगा, सुमित का अलग बनाना होगा, रोहित का अलग बनाना होगा, है ना। फिर देखेंगे महीने में कितनी बार उनसे खरीदारी उन्होंने की है, करीबन 1450 रुपए की खरीदारी की है। इसमें करीबन बीच बीच में इन्होंने पेमेंट भी किया 450 रुपए, यानी कि 1000 रुपए इनका बैलेंस है। सही है, इसी तरीके से हम लोग समिट का करते हैं कि भाई महीने में इन्होंने कितने ट्रांजेक्शन किए, करीबन 1600 रुपए के ट्रांजेक्शन किए, इन्होंने कितना बिल जमा कर दिया है, तो इनका 800 रुपए बचा है, ये हम इनसे लेना चाहते हैं। तो मंथ एंड में सबका ये जो अलग अलग स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। इसी को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेजर। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम लोग, लेजर। सबका अलग अलग क्या करना, खाता तैयार करना। और इसका मेन मकसद क्या होता है, टू गेट बैलेंस।
बैलेंस जानने के लिए, और कोई रीजन है ही नहीं लेजर बनाने का, और कोई रीजन है ही नहीं। तो चलिए ठीक है, लेजर भी हम लोग समझ गए थे। यहाँ तक हम लोग ने टॉपिक कवर कर तो मतलब ये फिर आपका हम लेजर नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज होती है, अभी जैसे आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में इतना समझा दिया कि पार्टीज का हम लोग खाता बनाते हैं, इन सारी पार्टीज का। लेकिन एग्जैक्टली अकाउंट की बात करें, अगर लेजर की बात करें, हर चीज का लेजर बनता है, कैश का लेजर बनता है। बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कैश का बैलेंस जानना चाहोगे ना कि आज कैश का बैलेंस कितना है, तो कैश का बैलेंस जानना है तो कैश का लेजर बनाओ। मशीन का बैलेंस जानना है, मेरे पास कितनी की मशीनें हैं, तो मशीन का लेजर बनाओ। हर एक चीज का लेजर बनाओ, जिसका भी तुम्हें बैलेंस जानना है, यू हैव टू क्रिएट द लेजर। तुम्हें बैंक का बैलेंस पता करना है, हालांकि बैंक स्टेटमेंट से तो निकल ही आता है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट तो बैंक तैयार करती है। मैं भी तो जानना चाहता हूँ मेरे हिसाब से कितना जमा कितना निकाला, मेरे हिसाब से कितना बैलेंस होना चाहिए, तो मैं अपना भी अकाउंट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, इसीलिए मैंने इसको रिकैप कर दिया। ठीक है, सैटरडे संडे लॉकडाउन है ना, हमने कहा कुछ भूल गया होगी, तो एक रिकैप हो गया। अब चलिए, व्हाट इज टुडेज टॉपिक, इसके अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाइंग के बाद, क्लासिफाइंग के बाद का क्या, समराइजिंग। नाउ व्हाट इज समराइजिंग? समराइजिंग में होता क्या है? समरी बनाना। समरी मतलब समझते हैं सब लोग, सारांश। आप लोगों को एग्जाम में आता भी होगा, हिंदी का पेपर दिया होगा, इंग्लिश का पेपर, खूब बड़ा सा पैराग्राफ होता था, कहता था सारांश लिखो, उसमें छांट छांट में थोड़ा सा उसको छोटे में लिखना था। तो वैसे ही सारांश है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समरी, अब मान लीजिए आपका, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक रेस्टोरेंट का मैं बिजनेस चलाता हूँ, ठीक है, और आप अकाउंटेंट हो, आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट हो, ठीक है ना। अब क्या है कि मुझे तो भाई अकाउंटिंग आती नहीं है, मेरे को अकाउंटिंग की ए नहीं आती है, लेकिन ए टू जेड कुछ नहीं आता। तो मैंने क्या, आपको अकाउंटेंट अपने यहाँ हायर कर लिया कि सर आप मेरा सारा का सारा क्या करो, अकाउंट्स देखो, ठीक है। अब आप पूरा अकाउंट्स देख रहे हो, ठीक है, मेरा सेल परचेज भी हो रहा है। फिर जब साल खत्म होगा तो मैं इनसे पूछूंगा ना, धनंजय ना, धीरज, सॉरी सॉरी सॉरी, धीरज, कि धीरज जी ये बताइए कि क्या हुआ बिजनेस में पूरे साल भर, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मैं पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? तब इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने पूरी जो जर्नल एंट्रीज की, जर्नल की कई कॉपीज बनी होंगी, सारी कॉपी मेरे सामने उठा कर ले लीजिए, पढ़िए, देख लीजिए सर क्या क्या हुआ। हम कहे दादा हमें नहीं समझ में आता है क्या लिखे हो, डेबिट क्रेडिट, हमें नहीं समझ में आता है डेबिट क्रेडिट, हमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में मेरे को समझाओ, ठीक है। मेरे को एक पेज पे रिपोर्ट दो। तो सर पूरे साल भर का इतनी सारी कॉपीज है, इतने सारे जर्नल्स बने हुए हैं, इतने सारे एंट्रीज हैं, सैकड़ों ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है ना, अब उसको एक पेज पे कैसे लिखे हैं? दिस इज कॉल्ड समराइजिंग, दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। यही होता है समराइजिंग में। इसमें हम करते क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, साल के अंत में करते हैं। समरी कब बनती है नॉर्मली? साल के अंत नॉर्मली, ठीक है। अब साल के अंत में हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग समराइजिंग में करते क्या है, हम लोग बनाते हैं फाइनल। नाम सुना होगा आप लोगों ने, फाइनल अकाउंट पुराना नाम है, अब लेटेस्ट नाम जो हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो फाइनल अकाउंट के नाम से हम लोग समझ गए। अब फाइनल अकाउंट में बेसिकली दो स्टेटमेंट मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रिपेयर तो तीन होता है, लेकिन मैं अभी दो के बारे में डिस्कस करूंगा। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक क्या बनता है, बैलेंस शीट, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट बनते हैं। नाम सुना होगा इसके भी नाम सुना, प्रॉफिट एंड लॉस सुना आपने धीरज? क्या होता होगा इससे, क्या पता चलता है इस स्टेटमेंट को बनाने से, क्या पता चलता होगा? ठीक है, अब इतना तो क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी के भी कान में जब जाता है ना, तुरंत बोल रहा है सर ये तो नफा नुकसान से पता चलता है, एक सिंपल सी है, नाम से पता चल रहा है, इससे क्या पता चलता होगा? तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें कंपनी की प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चले, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टी। तो अकाउंटिंग में पहले क्वेश्चन भी आता था, तो उसमें सिविल के क्वेश्चन पेपर में कई बार आ भी चुका है
कि अच्छा अकाउंट को अल्फाबेट के किस कैरेक्टर से डिनोट करते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड डी, टी से डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो टी बनाओ तो देखो दो साइड आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके। इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, एक्सपेंस, इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, रेवेन्यू, जिसको आप लोग इनकम बोलते हो, ठीक है। तो एक तरफ जो खर्चे सारे वो दिखा दो, एक तरफ सारे रेवेन्यूज दिखा दो। हाँ बिल्कुल, क्या चीज, हाँ तो वहाँ पे वो बेसिकली कैश बुक है ना, वो कैश बुक बना रहे हो, कितना कैश आ रहा है इधर दिखा रहे हो, पैसा आ रहा है फिर जा रहा है तो राइट हैंड साइड दिखा रहे हो, ऐसे नहीं करते। अब चलो देखो यहाँ पे, अब एक्सपेंसेस समझ गए सब लोग, एक्सपेंसेस इधर दिखा रहे हैं, रेवेन्यूज इधर दिखा रहे हैं, कितना पैसा जा रहा है इधर, कितना पैसा आ रहा है इधर, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये पेन खरीदा, ये पेन मैंने मान लो 10 रुपए में खरीदा तो खर्चा कितना हुआ, मैंने इसको 12 रुपए में बेच दिया, पैसा कितना आया, आया तो 12 रुपए ना, अभी मत कहना 2 रुपए आया, आया कितना है 12 रुपए आया है। अब प्रॉफिट कितनी हुई है 2 रुपीज, दिस वन इज योर इनकम, ये तुम्हारी इनकम है। तो कई लोग तुमसे पूछते होंगे रेवेन्यू इनकम में क्या फर्क होता है, अब फर्क समझ में है, रेवेन्यू और इनकम में क्या फर्क होता है। रेवेन्यू मतलब जितना भी पैसा आ रहा है कस्टमर से, जितना भी पैसा मिल रहा है सर, वो रेवेन्यू है, और जब उसमें से हम खर्चों को हटाएंगे ना, when we less expenses from the revenue, then you got the income या फिर कह लो your profit। ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कई बार इंटरव्यूज में पूछ रहा है जब टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये तो समझ में आ गया सर, प्रॉफिट ऐसे निकलेगी पूरे साल भर, हमने तो ये एक पेन पे बता दिया। जब बिजनेस करोगे तो पूरे साल भर के खर्चों को इकट्ठा यहाँ लिखना है, पूरे साल भर के रेवेन्यूज को यहाँ पे इकट्ठा लिखना है, इसीलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं, सारे खर्चे हर दिन रिकॉर्ड होते जाए, इनकम से रिकॉर्ड होते हैं, ताकि उसकी समरी हम लास्ट में बना सकें, क्लियर। चलो फिर सर देखो समझ में आ गया सर, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और सर बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में भी टी बनेगा, ठीक है, बैलेंस शीट में भी टी बनेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट में भी टी बनेगा, और यहाँ पे भी दो साइड हो गए, इधर एक तरफ हो गया लायबिलिटी, चलो मैं इधर लिख देता हूँ लायबिलिटी, और इधर क्या हो गया एसेट, ठीक है ना, ओके, लायबिलिटी है एसेट्स। नाउ सर व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज एसेट एंड व्हाई वी क्रिएट द बैलेंस शीट। जैसे आपने बोला सर बैलेंस पार्टीज का बैलेंस जानने के लिए, एग्जैक्टली बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। अगर तुमको अपने बिजनेस की हेल्थ, जैसे तुमको अपनी हेल्थ के बारे में, अरे सर मेरे को कोरोना तो नहीं ना हुआ सर, कल मैं बारिश में भीग गया, डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर क्या करता है, मेजरमेंट करता है, फिर इसके बाद कहता है ये चेकअप करा लो, वो चेकअप करा लो, कोविड-19 का भी चेकअप हो ही जाए, ठीक है ना, तो वो चेकअप करो, फिर पता चलेगा आपको है कि नहीं है। तो सेम चीज है, जैसे आपकी हेल्थ की जांच होती है, हेल्थ चेकअप होता है, उसी तरीके से आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है कौन, हमें बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा टेक्निकल मैंने थोड़ा बता दिया, मैं थोड़ा और सिंपल बता देता हूँ। किसी की हैसियत जाननी है, औकात मत बोलने, ठीक है, औकात मत शब्द यूज करना, किसी की हैसियत जाननी है तो सर उसका बैलेंस शीट देखो। सर ऐसा कैसे, मतलब बैलेंस शीट में हो जाएगा, अरे हम लोग अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, हम किसी की हैसियत का अंदाजा कैसे लगाते हैं। जैसे याद होगा बचपन में आप लोग फ्रेंड हुआ, आप लोग कई लोग फ्रेंड्स होते थे तो एक दूसरे के घर जाते थे, ठीक है ना, वैसे हम लोग भी फ्रेंड होते थे, हम बोला चलो दीपक के घर चलो चलते हैं, दीपक का जरा फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं, तो दीपक के घर गए तो देखे हाँ वहाँ खपड़ेले का मकान है ना, इसका टूटी फूटी साइकिल बाहर खड़ी हुई है इसकी, अंदर जाते तो गुड़ खाने के लिए दे रहा पानी, हालांकि गुड़ बहुत अच्छी चीज होती है, उसके अंदर आयरन होता है ना, तो इसलिए गुड़ खाना चाहिए, लेकिन इस गुड़ खाने ऊपर से काली चाय दे रहा पीने के लिए, काली चाय भी बेटर है, लेकिन अब इसके घर से अगर हम निकलेंगे तो क्या अंदाजा लगाएंगे इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वीक है, वो है, ये ना सोच के निकलेंगे। फिर इसके बाद चलो हम फिर चलते हैं, मेरा धीरज भी मेरा फ्रेंड है, चलो धीरज के घर चलते हैं, तो धीरज के घर चलते हैं तो 4-5 माले का मकान है ना,
अब बाहर इसकी सफारी खड़ी है ना, बस बिल्कुल ये सब खड़ी है, तो जाहिर सी बात है अब ये सब देख करके मैं अंदर जाता हूँ तो काजू कतली खाने को देता है। काजू कतली समझते हो ना, काजू कतली पसंद है, ठीक है, काजू कतली खाने के लिए देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके घर से मैं जैसे मैं पूछता हूँ, फिर इसके पूछता है ठंडा लोगे या गर्म, क्या ले छोड़ो गर्म, लाओ ठंडा पिया जाए, ठीक है ना। तो अब इसके घर से जब मैं निकलूंगा तो मैं क्या माइंड सेटअप क्या लेके चलूंगा कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, अगले दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि धीरज जो था वो सारा का सारा चीज इनके ऊपर लोन पे था सारा, इवन वो काजू कतली भी लोन पे आई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब अब इनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या हो गई, डाउन। अब इनकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या हो गई, और दिख रहा है कि भाई अखबार में लिखा है कि ये चूंकि लोन चुका नहीं पा रहे हैं तो उनकी सारी संपत्ति को क्या किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। तो ये अभी प्रॉब्लम में आ गए, बात समझे कि नहीं समझे, तो अभी ये प्रॉब्लम में आ गए और इनके सारा बैंक जब्त कर रहा है। अब मैंने पता किया दीपक का क्या हाल है, तो दीपक का पता चलता है कि दीपक का जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी पहले का मकान था, उनका खुद का था, कुछ भी लोन पे नहीं है। अब बताओ किसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, दीपक की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी, धीरज केवल की गड़बड़ होगी। तो इसीलिए अब देखो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है, इससे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए किसी भी बंदे के एसेट को देख करके, संपत्ति, एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति, किसी की भी एसेट्स को देख करके उसके हम फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई सब, किसी के भी एसेट्स को देख करके सिर्फ और सिर्फ हम उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें उसकी लायबिलिटी से भी उसको कंपेयर करना होगा, उसकी लायबिलिटी से भी उसको कंपेयर करना होगा, उसके ऊपर लोन कितना है, कर्जा कितना चढ़ा हुआ है, तब ना कंपेयर करोगे। कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, सिर्फ एक पहलू से काम नहीं चलने वाला, हमें दोनों पहलू को देखना होगा, हेड एंड टेल, ठीक है। तो किसी की भी हैसियत जाननी है तो सिर्फ उसके एसेट्स नहीं देखेंगे, हम उसकी लायबिलिटीज भी चेक करेंगे, तब उसकी हम सभी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस समरी वी हैव टू क्रिएट, दिस समरी हम लोग बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ समराइजिंग में हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, कब होता है, साल के अंत में बनाते हैं, ओके। हम लोग इसमें दो स्टेटमेंट मेजरली बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, और इससे हम अपनी प्रॉफिट निकालते हैं, नफा या नुकसान, और बैलेंस शीट से हम अपनी हैसियत या फिर कह लो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन या आर्थिक स्थिति के बारे में हम पता करते हैं। क्लियर हो गया? नाउ समराइजिंग के बाद फिर नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होता है, समराइजिंग के बाद फिर अगला स्टेप होता है, हम लोग करते हैं क्या, एनालाइजिंग, ओके। नाउ व्हाट इज एनालाइजिंग, एनालाइजिंग करते हैं, ठीक। अब एनालाइजिंग क्या होगा सर, सर देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, समझ में आ रहा है सब लोग को, अकाउंटिंग आर्ट बोला गया है क्योंकि इसमें हम काल्पनिक चीजें भी दिखाते हैं अकाउंटिंग करते समय और रियल चीजों को भी दिखाते हैं। काल्पनिक में कौन सी काल्पनिक चीजें दिखाते हैं हम लोग अकाउंटिंग करते समय, जैसे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स, प्रोविजंस, ये हम लोग क्या करते हैं, मान करके करते हैं ऐसा कुछ होगा, बट जरूरी नहीं है कि वो चीज हो। नाउ आइडेंटिफाइंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी कम से कम दो लोग होने चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, और फिर मेजरिंग करते हैं कि कम से कम उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें मनी या मनी वर्थ कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व हो। देन हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहाँ पे, डे बुक में या जर्नल में। देन फिर क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, ये लेजर्स बनाएंगे सबका अलग अलग खाता, ताकि हमें ये पता चल सके कि बैलेंस पता चल सके पार्टीज का, है ना, पार्टीज का जिस भी चीज का, जिस भी अकाउंट का बैलेंस जानना। क्लासिफाइंग करने के बाद फिर हम समरी बनाते हैं, समरी नॉर्मली कब होती है, साल के अंत में होती है, बनाते हैं हम लोग ये चीज, इसके दो स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनालाइजिंग की। अब एनालाइजिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि सर अकाउंटेंट का काम शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, तो बहुत से लोग बोलते हैं सर अकाउंटिंग का काम शुरू होता है जर्नल से, खत्म हो जाता है फाइनल अकाउंट पे। इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, यही तो है, जर्नल बनाया, फाइनल अकाउंट बना के दे दिया, हो तो गया। तो सर फाइनल अकाउंट बना के सिर्फ देना ही नहीं होता, फिर एनालाइजिंग भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर एन अकाउंटेंट देन एनालाइजिंग करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
एनालिसिस में सर क्या करते हैं? एनालिसिस में सर हम लोग बेसिकली हम लोग करते हैं रेशियो एनालिसिस। ये क्या है? इसको हम लोग एक हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं रेशियो एनालिसिस की। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देते हैं, इसके जरिए हम लोग अपने कंपनी की वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में पता करते हैं। रेशियो एनालिसिस हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं? टू गेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बिजनेस। ये समझ में आगे समझ में भाई हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है मैं मेरा वीक जोन क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ताकि हम अपने वीक जोन पे मेहनत करें और उसको स्ट्रॉन्ग में तब्दील करें। सही कि नहीं सही है? हर एक बिजनेसमैन देखना चाहता है वीक जोन क्या है। अच्छा, जैसे जैसे तुम जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे पवन जी देखते हैं, अच्छा ये सेल्स गर्ल ठीक से काम नहीं कर रही, ये इसका सेल्स नहीं ठीक से जा रहा, ठीक है ना? तो या तो उसको ट्रेनिंग देना चाहेंगे कि हाँ ट्रेनिंग उसको अच्छे से दो उसको, और अगर वो रफ डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो आउट कर देंगे और किसी और को लेके आएंगे। वरना जो अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर मेरा एम्प्लॉय नहीं ठीक से काम कर रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरा सॉल्यूशन है कि मैं उसको निकाल ही दूँ। उसका बेसिकली ये सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हम लोग और बेहतर बेहतर ट्रेनिंग दें, और ट्रेनिंग की जरूरत है उससे, और अच्छे से ट्रेनिंग करेगी तो हो सकता है अच्छे से परफॉर्म करेगी। रिमूवल इज नॉट अ सॉल्यूशन। सही कि नहीं सही? आपके यहाँ क्या होता है वो आप जानो, मुझे यहाँ पे पता है रिमूवल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू गेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ बिजनेस, है ना? तो आपके बिजनेस के वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग एनालाइजिंग करते हैं। सर एनालाइजिंग में करते क्या है ये तो बता दो, एनालाइजिंग में करते क्या है आप? बेसिकली इसमें हम लोग करते हैं कंपैरिजन। क्या करते हैं? ओके, इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। बिना कंपेयर किए हम एनालाइज कर ही नहीं सकते। दीपक हैं, धीरज हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि आपने अपना रिजल्ट देखा, लेकिन आपका हिंदी का मार्क्स सपोज करिए 80 है, उनका हिंदी का मार्क्स 60 है, तभी तो पता चलेगा हम इनसे बेहतर किए कि खराब किए। तुम अकेले में ही एग्जाम दियो, अकेले टॉप कर लिए, क्या टॉप कर लिए, किससे टॉप किए? बात समझे? बिना कंपेयर किए तुम एनालाइज कर ही नहीं सकते। अब कंपैरिजन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं इंट्रा कंपैरिजन, और ये कहते हैं इंटर कंपैरिजन। तो मैं पहले इंटर कंपैरिजन बता दे रहा हूँ। जब हम लोग अपनी तुलना अपनी अपने मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करूंगा, मैं अपने बैलेंस शीट को कंपेयर करूंगा, किससे? किसी ऐसे बिजनेसमैन से, किसी दूसरे बिजनेसमैन से जो सेम बिजनेस कर रहा हो, सेम टाइप का बिजनेस हो उसका और लगभग सेम साइज का हो। अब तनिष्क कंपेयर करेगा अलीनगर की एक छोटी सी दुकान से, तनिष्क भैया तनिष्क बड़ा ब्रांड है, तो तनिष्क कैन कंपेयर विद सैनिको गोल्ड, तनिष्क विल कंपेयर विद गीतांजलि, तनिष्क विल कंपेयर विद रिलायंस ज्वेल्स। मैं बता रहा हूँ जितनी भी ये लिमिटेड कंपनीज हैं इन सभी की प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पब्लिक होता है। ये लोग अपने आप इनके वेबसाइट पे चले जाओ, इजीली किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोग अपने हाँ बिल्कुल अपने आपको अगर तनिष्क का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है आप जाओ ना उसके वेबसाइट पे जाओ, देखो उनका पड़ा रहता है। अदरवाइज moneycontrol.com, ये नाम सुना है? moneycontrol.com, वहां पे जाकर के आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो। क्योंकि मैं अगर आप सभी को पता है ये सब पब्लिक कंपनीज हैं, टाटा इज अ पब्लिक कंपनी, रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, तो उसमें हम शेयर लगाते हैं। अब शेयर लगाते हैं तो जाहिर सी बात है मैं देखूंगा ना कंपनी की हालत कैसी है, पैसा लगाने लायक है भी कि नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? पैसा लगाने लायक है कि नहीं है? तो इसलिए पब्लिक है, पब्लिक कंपनी। आप लोग कंपनी लॉ अगर पढ़ोगे तो उसमें तो भाई ये चीज होती है, जरूरी होता है कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में डालना है। ठीक, और अभी तो हम बोल रहे हैं ना साल के अंत में फाइनल अकाउंट बनता है, बट एग्जैक्टली जितनी पब्लिक कंपनीज होती है उन्हें क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं, क्वार्टरली, ताकि क्वार्टरली इन्वेस्टर्स को पता चले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और वो फिर क्या करें, वो एक्शन ले, वो डिसीजंस ले। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? तो इंटर कंपैरिजन किससे करना है सर? ऐसे किसी बिजनेसमैन से करना है जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहा हो,
और जिसका सेम साइज का बिजनेस हो। अब तुम गोल्डी का कंपैरिजन तुम चेतना मसाले से मत कर देना, चेतना मसाला गोरखपुर का मसाला है, लोकल मसाला। अब उस मसाले कंपनी को उससे कंपेयर मत करना। हाँ, गोल्डी का एमडीएच से कर सकते हैं, गोल्डी का कैच मसाला से कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब सिमिलर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तुम साइंस में पढ़ते हो, अगर तुम नहीं समझ में आया तो तुम देखो, तुम साइंस साइड के स्टूडेंट हो और तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तुम्हारे रिजल्ट को मैं इसके रिजल्ट से कंपेयर कर रहा हूँ, इज इट राइट? गलत है सर, साइंस के बच्चे को साइंस के बच्चे से कंपेयर करिए ना, ठीक है? या फिर तुम्हारा रिजल्ट में अपने रिजल्ट से, तुम्हारा हाई स्कूल में कितना था, मेरा हाई स्कूल में कितना था, अरे सर आप कहाँ हम कहाँ, हमने कब पास किया आपने कब पास किया, है ना? अलग अलग बात है। चलिए ठीक है, इंटर कंपैरिजन मतलब समझ में आ गया। इंटर कंपैरिजन हम लोग करते हैं, अपने रिजल्ट्स को दूसरे के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं, हमें पता चलता है कहाँ पे वीक है हम, कहाँ वीक हुआ है, कहाँ पे हमें और मेहनत की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट सर, इंट्रा कंपैरिजन। Intra comparison is also important. Intra comparison means when we compare our result with our previous one. जब अपने previous results से compare करते हैं आज के result को, this is called intra comparison. मतलब हम अपना ही comparison कर रहे हैं. You can say self compare. हमारा हाई स्कूल में मार्क्स कितना, हमारा हाई स्कूल में परसेंटेज कितना था, हमारा इंटर में परसेंटेज कितना है। हाई स्कूल में हमारा 60 था परसेंटेज, इंटर में आके हमारा 75 हो, दैट मीन्स हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल में मेरा 70 था, इंटर में आकर के मेरा 65 हो गया, देन इट मींस क्या कर रहे हो आप? हाँ, डिक्लाइन है, डिक्लाइन मोड में जा रहे हो। देख लो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी ठीक करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे, है ना? तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया है। तो एनालाइजिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड हु डज दिस थिंग? वी अकाउंटेंट्स, एंड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है एनालाइजिंग करना। सो नाउ नेक्स्ट, after analyzing पता नहीं वो करते भी नहीं करते, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, पता नहीं करते ही नहीं करते। नॉर्मली वो सब कंपैरिजन इतना करते हैं, अच्छा इसकी दुकान में इतना माल है, हमारी दुकान में इतना माल है, आप ऐसे ही देख के कर सकते हो कंपैरिजन, उसके लिए इतना ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं है? नॉर्मली दुकान देखोगे ना, दो दुकान अगल बगल, अच्छा ये इसमें अच्छा इसकी अच्छी कंडीशन, इसकी अच्छी, यहाँ ग्राहक ज्यादा है वहाँ ग्राहक कम है, नहीं समझे? ऐसे पता चल जाता है फाइनेंशियल कंडीशन। छोटे बिजनेसमैन ये सब नहीं करते, वो पता नहीं ये भी करते हैं कि नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो तुम्हारे कॉलोनी की शॉप वाले हैं वो क्या ये पूरा प्रोसेस अपनाते हैं? वो पता है क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग तो कहता है चाहे उधार हो चाहे नगद हो, दोनों को रिकॉर्ड करो। और वहां क्या होता है? बस मुहार नोट होता है सर। तो सर दे आर डूइंग प्रॉपर अकाउंटिंग? नहीं, छोड़ो यार। जब हमें अकाउंट एज्यूम करते हैं, मैंने ये टॉफी का डब्बा खरीदा ना मेलोडी का, मैंने मेलोडी का टॉफी का डब्बा खरीदा, ये 100 पीस है, 80 रुपए का है, मैंने सारा बेच दिया, मैं मान लिया 20 रुपए मैंने प्रॉफिट कमा लिया होगा, और क्या ना? कॉपी पेज पे थोड़ी निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उनका सिंपल सा फंडा होता है। मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, लाया, बेचा, 12,000 में 2,000 जेब में गया, वापस 10,000 रुपए फिर मुझे मार्केट में लगा, फिर मुझे कोई सामान खरीदना, ऐसे ही होता है। वो पूंजी रोटेट होता है, उससे एक्स्ट्रा जो निकलता है वो अपने जेब में डाल लेता है। दिस इज द थिंग। क्यों? तो ये सब तो आप लोग धीरे धीरे सीखोगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं एनालाइजिंग के आगे, ठीक है? एनालाइजिंग के बाद फिर क्या होता है? सर इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेटिंग क्या होता है सर? इंटरप्रेट करना, जैसे रशियन जो है ना, जिस रशियन है व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति, जब वो इंडिया में आते हैं उनको हिंदी नहीं, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो अब जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलते होंगे तो उनको कैसे कम्युनिकेट होता होगा? या मान लो वो ट्रम्प जी से मिल रहा है तो उनसे कैसे कम्युनिकेट होता होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल सही। अब मैं उसको एक शब्द दे रहा हूँ, उन्हीं को बोलते हैं इंटरप्रेटर। उन्हीं को क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। अब रशियन व्लादिमीर पुतिन जी क्या बोल रहे हैं, उनके इंटरप्रेटर बैठे रहेंगे, वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाएंगे, है ना? तब जाकर के मोदी जी को समझना चाहिए ये बोल।
ठीक है, फिर वो जवाब देंगे इंग्लिश में, तो वो उसको रशियन लैंग्वेज में समझ आता है। हाँ, तो बात समझे कि नहीं समझे? ये इन्हीं को कहते हैं इंटरप्रेटर। अब ठीक है सर, आप बिजनेसमैन हो, आपको अकाउंटिंग नहीं आती, आपको मैंने ये सब स्टेटमेंट बना के दे दिया, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा सर क्या लिखे हो, क्या है लाइबिलिटी, क्या है सर, सर हमें नहीं समझ में आ रही है, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा रिपोर्ट, तो सर आपको इजी लैंग्वेज में बना के हमें देना है, विच यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, जिसको तुम बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। सर कैसे आसानी से भी कैसे? जैसे राशन वाला जो बिल बनाता है, दाल इतने का, चावल इतने का, चीनी इतने का, टोटल इतना, सब कुछ समझ में आता है सर, ये कौन सा है? तो वैसे ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बना के दिखाएंगे ताकि सबको आसानी से इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम इन रिजल्ट्स को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। हम अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एमआईएस का हेल्प लेते हैं। एमआईएस सुना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से तैयार करते हैं ताकि हमारे मैनेजमेंट को क्विकली समझ में आ जाए, और वो क्विकली समझ में आ जाए और क्विकली वो समझ करके वो इजीली डिसीजंस ले सकें। जैसे मैंने एग्जांपल बताया भी था, क्रिकेट मैच में हम लोग को अगर दिखाता है, मान लो 50 ओवर का पूरा, एक पहले ओवर में इतना रन बना, दूसरे ओवर में इतना का, ऐसे लिख करके देता है, नहीं समझ में आता, लेकिन वो ग्राफ बनाता है, और ग्राफ बनाता है, मेरे को झट से समझ में आता है किस ओवर में सबसे ज्यादा बना है, किस ओवर में बहुत कम रन बने, और देखते हो आता है दो, मतलब 1 मिनट भी नहीं रहता होगा, 30 सेकंड रहता होगा, चला जाता है, उतने देर में हमें समझ में आ जाता है। सोचो 30 सेकंड, उतना 50 ओवर की पूरी कहानी 30 सेकंड में समझा दिया, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो दीज आर द टेक्निक्स। वही सेम टेक्निक हमें अपने ओनर के साथ यूज करना है, मैनेजमेंट के साथ यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्यों करते हैं, ये कन्वर्ट रिपोर्ट्स इनटू इजी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया, लास्ट वन सर, सब कुछ हो गया सर, अब क्या करना, कम्युनिकेट ही तो करना है, जॉब मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर दें इंफॉर्मेशन, हो तो गया सब, कम्युनिकेट कर देना। कम्युनिकेट किसको करोगे, यूजर्स। सर यूजर्स कौन है? अरे जो मेरे इस रिपोर्ट को यूज करेगा, जो इस रिपोर्ट को क्या करने वाला है, यूज करने वाला, उसी को यूजर्स कहते हैं। तो यूजर्स को हम कम्युनिकेट कर देंगे। सर यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल, ठीक है। एक इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। सर इंटरनल यूजर किसे कहते हैं, नहीं आइडिया? कोई आइडिया है आप लोगों को, इंटरनल यूजर्स किसे कहते होंगे? बिल्कुल सही, मैनेजमेंट ग्रुप है, जो हमारा मैनेजमेंट ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल यूजर्स। और जो क्या है, अदर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ग्रुप नहीं है, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, वो एक्सटर्नल, आउटसाइडर यू कैन से। तो मैनेजमेंट में कौन आते हैं, डायरेक्टर्स आ गए, ओनर्स आ गए, है ना, ये लोग हो गए, मैनेजर हो गए, ऑफिसर हो गए, बिकॉज दे आर, ये लोग का काम क्या होता है मैनेजमेंट ग्रुप का, तो मेक्स द प्लान एंड टेक द डिसीजंस, है ना, डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना, ये सब डिसीजन लेने का काम किया इंटरनल यूजर्स का होता है। तो उन्हें तो रिपोर्ट चाहिए, बिना रिपोर्ट्स के वो कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे अगले साल की। नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर्स में हम लोग आगे इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाने वाले हैं, हम सोच रहे हैं रिलायंस के शेयर्स खरीदें कि टाटा के शेयर्स खरीदें, तो वी आर कम्स इनटू द एक्सटर्नल यूजर्स। कस्टमर आ गए, है ना, फाइनेंसर आ गए, कोई आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, है ना, फाइनेंसर भी होते हैं। फिल्म बना रहे हो, है ना, फिल्म मैं बना रहा हूँ, धीरज और दीपक को मिला करके एक दोस्ती नाम की मूवी, तो पैसा लगाएगा। मैं शाहरुख और सलमान खान को मिला करके एक मूवी बना रहा हूँ, है ना, और मूवी कौन डायरेक्ट कर रहा है, संजय लीला भंसाली। अब बताओ कौन पैसा लगाएगा, सब पैसा लगा देंगे, सबको पता है उनकी फैन फॉलोइंग, चल जाएगी मूवी, बेकार स्टोरी हो तब भी चल जाएगी, है ना, पैसा तो वसूल हो जाएगी ना, है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ तक समझ में आएगा। कस्टमर, कस्टमर मतलब जब भी हम लोग सुनते हैं तो कस्टमर क्यों हम लोग अपने आप को समझने लगते हैं, सिर्फ हम ही लोग कस्टमर है। आप लोग ने सप्लाई चेन पढ़ा है ना, सप्लाई चेन में क्या होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर सप्लाई द गुड्स टू द होलसेलर, होलसेलर सप्लाई द गुड्स टू रिटेलर, मतलब फुटकर व्यापारी, रिटेलर विल सप्लाई द कंज्यूमर, सही है। नाउ हु इज द कस्टमर फॉर whom? For a manufacturer, who is a customer? Wholesaler. Wholesaler is a customer. And for wholesaler, who is the customer? Retailer. And for a retailer, who is the customer? We are consumers. We exactly consume the goods. We are not further sale. हम उसको फर्दर बेचते नहीं है, हम उसे यूज कर रहे हैं, हम इसलिए हम कंज्यूमर बोलते हैं अपने आप को, या फिर कह लो कस्टमर चैन की सबसे लास्ट चैन है हम लोग, ठीक। तो सर एक चीज बताओ, होलसेलर को नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, होलसेलर को पता रहेगा इनका ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है तो वही प्रोडक्ट ना ज्यादा उठाएगा, सही कि नहीं सही है। तो होलसेलर, कस्टमर, रिटेलर सबको चाहिए भी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल, सही है। तुमको जो उधार दे रहा है लोन, बैंक वाला, बैंक को चाहिए कि नहीं चाहिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, बैंक भी जानना भाई, बैंक अगर तुमको पैसा उधार देगा तो पहले तुम्हारे बारे में पूरा जान पहचान लेगा कि भाई चलो 5 साल का प्रॉफिट एंड लॉस, 5 साल का बैलेंस शीट सब ले आओ, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तब समझेंगे तुम्हें देना कितना लोग है। तो मान लो 10 लाख, तुम्हारा हमने पूरा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब एनालाइज किया, तुमको 8 लाख से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, ठीक। तो लेंडर्स भी जानना, ये सब बात है, ये सब एक्सटर्नल, बिल्कुल। तो एक्सटर्नल समझ गए, एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आ सकता है, जितने भी इन्वेस्टिंग वाले हैं जो पैसा लगा रहे हैं, और जितने भी पब्लिक ग्रुप, ठीक है ना, आम जनता। तुम भी जानना चाहते हो, क्यों तुम जानना चाहते हो भैया? अरे सर मुझे पता चला रिलायंस ज्वेल बहुत अच्छा कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना मैं तनिष्क से स्विच करके रिलायंस ज्वेल पे चले, वहाँ पे अच्छा पेमेंट भी मिलता है, अलाउंसेस भी अच्छे मिल रहे हैं। एक एम्प्लॉय भी सोचो, एक एम्प्लॉय भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, एक कर्मचारी जो क्लर्क है, सर कर्मचारी तो इंटरनल यूजर हुआ ना, ना ना ना, वो कौन सा प्लानिंग करता है, वो कौन सा डिसीजन लेता है ना, वो नहीं। लेबर, बोनस दो बोनस दो, कैसे बोनस मांग रहा है, उसको पता है ना, उसने पता किया ना कितना प्रॉफिट कमाई कंपनी, तब ना वो बोनस के लिए चिल्ला रहा है कि भैया इतना प्रॉफिट कमाए हो, सारा किसका मेहनत का नतीजा, हमारा, हमें प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, बोनस दो, कल से स्ट्राइक, हमारी मांगे पूरी, बोनस दो, ठीक है। तो ये है पूरी डेफिनेशन, तो मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। Accounting is an art of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating of all the business transaction in a systematic manner. तो आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये सिस्टम वाइज है, ऐसा नहीं इसको यहाँ कर दो इसको यहाँ कर दो, यू कैन नॉट चेंज द प्रोसीजर्स, तो ये प्रोसेस एकदम सेम वाइज जाएगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो। तो साइंस भी बोला गया, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग जिसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो है AICPA की डेफिनेशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, तो इन्होंने इसको आर्ट बोला है, तो मैं वही बता दिया, ठीक है। तो इसे टिक कर लीजिए सर।